अगर आपको पता चलेगा। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बात करने के दो तीन कारण हैं। एक कारण है अरविंद केजरीवाल की एक्टिविटी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात में एक्टिव हैं। कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं, कई सारे ऐलान कर चुके हैं और उन घोषणाओं के अलग अलग मतलब हैं। और साथ ही गुजरात से इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर है कि 15 अगस्त के दिन, जिस दिन देश आज़ादी मना रहा था, उसी दिन देर में खबर आती है कि रिमिशन पॉलिसी के तहत बिल्किस बानो 2002 के दंगे के समय जो बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनके साथ साथ कुछ लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें उनकी 3 साल की संतान भी शामिल थी मृतकों में। उनके 11 दोषियों को रिमिशन पॉलिसी के तहत 14 साल जेल में गुजारने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अब इन चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ इस पूरी बातचीत में होंगे दो साथी और एक कलीग हैं नूपुर पटेल। नूपुर ललन टॉप से ही हाल फिलहाल हमसे जुड़ी हैं और गुजरात में जो हम कवरेज करने वाले हैं चुनाव का आगामी कुछ महीनों में, तो नूपुर हमें फ्रिक्वेंटली दिखती रहेंगी। हमारे साथ होंगी गोपी मनियार घांगर और वो आज तक की ब्यूरो चीफ हैं, वहाँ से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। स्वागत है गोपी जी आपका। और साथ में होंगे महेश लंगा, द हिंदू से जुड़े हुए पत्रकार। स्वागत है महेश जी। जी नमस्कार। तो गोपी जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं और नूपुर आप भी साथ में रहिए। तो इसमें ये जो पूरा इक्वेशन अब गुजरात का देखने को मिल रहा है। अभी बिहार पे बात की थी तो थोड़ा जहन में बिहार बैठ गया था। तो गुजरात का जो पूरा इक्वेशन है, इसमें अरविंद केजरीवाल इस समय मौजूदा समय में कितना फिट बैठ रहे हैं, जब कि वो अभी पंजाब में धीरे धीरे करते करते अपनी ज़मीन जमा चुके हैं, दिल्ली में सत्ता उनके पास है ही है। गुजरात में किधर उनकी गाड़ी बढ़ रही है गोपी जी? बिल्कुल, देखिए गुजरात में अगर बात की जाए तो गुजरात में धीरे धीरे जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री की रेहड़ी और जिसे अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटी के तौर पर बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोअर मिडिल क्लास जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो वहां पे कुछ हद तक हमें दिखाई देता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतना तो क्लियर है, अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें तो दोनों को ये डर जरूर सता रहा है कि अगर शहरी इलाके में अरविंद केजरीवाल डेंट करते हैं तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, और अगर रूरल इलाके में करते हैं तो उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। तो वैसे में कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा हो रहा है गुजरात के इतिहास में, हम कहेंगे, क्योंकि इससे पहले 182 सीट पर 3 पार्टी का इलेक्शन कभी नहीं हुआ गुजरात में। इससे पहले 3 पार्टी का इलेक्शन हुआ, केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी का इलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ सीटों पे हुआ था। शंकर सिंह वाघेला भी कुछ ही सीटों पे लड़े थे, चीमन भाई पटेल भी कुछ ही सीटों पे लड़े थे। लेकिन ये पहली बार 182 सीट पर ये जंग होने जा रहा है और 3 प्रमुख पार्टियां हैं और अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते आ रहे हैं। आप देखिए गुजरात की अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो हर हफ्ते आ रहे हैं और लगातार अपनी गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर माहौल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को सरकार जो है 27 साल, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, 27 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है यानी बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, अगर शिक्षा का मुद्दा हो या फिर रोजगारी का मुद्दा हो या फिर कहे जो महिलाएं हैं उनको पैसे देने की बात हो, इन सारी चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटी दे रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस पे ग्रेड को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने अपना मुद्दा छेड़ दिया और अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि पुलिस को हम पे ग्रेड देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को छू रहा है जहां से बीजेपी उन मुद्दों से हट रही है, उसी मुद्दों को छू रहा है और वो मुद्दे जो है वो मास में एक बड़ा इम्पैक्ट करते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। तो टेंशन जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को है कि वोट बैंक किसकी काटी जाएगी। नूपुर, एक तो मैं, चूंकि आप यहाँ पे हैं और मैं एक लंबे समय से चल रहा कंफ्यूजन भी दूर करना चाहूँगा।
गुजरात में सच में अभी भी दाल में चीनी मिला के खाई जाती है, ऐसा है क्या? ओहो, मुझे लगा आप कुछ एकदम सीरियस क्वेश्चन पूछने वाले में तैयार हो रही थी। हाँ। बट नहीं, मतलब जहाँ से मैं हूँ, बड़ौदा से हूँ और मूल रूप से पोरबंदर से हूँ, तो वहाँ पे हमारा खाना थोड़ा तीखा सा होता है और घर पे एक्चुअली सबको डायबिटीज़ है, तो हम चीनी बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा, लेकिन ये क्या गुजरात में भी नहीं है ऐसा कि दाल में चीनी मिलेगी, रोटी में होता चीनी है। मिलेगी, चावल में चीनी मिलेगी, ऐसा नहीं? नहीं, चावल में तो कहीं पे भी नहीं मिलाते हैं, वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बट थोड़ा मीठा खाना होता है, गुड़ डालते हैं, कई सारे रीजन में गुड़ डालते हैं और कुछ फैमिली चीनी भी डालना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं जिस पे अभी गोपी जी बता रही थी, देखिए 5-6 मुख्य घोषणाएं हैं। मुफ्त बिजली, जो दिल्ली में उनका टेस्टेड फॉर्मूला है, शायद वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रोजगार की गारंटी, यहाँ पे फिर से अंडरलाइन करना होगा नौकरी बनाम रोजगार का जो डिफरेंस है। ठीक है, हम नौकरी अलग बोलते हैं, रोजगार अलग बोलते हैं, क्योंकि सरकारें रोजगार के बचाव में कहती हैं कि हम आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे कि आप खुद का रोजगार शुरू कर सकें। वहां पर किस लिए रोजगार का डिफरेंस मैं बात कर रहा हूं। महिलाओं को 1000 रुपए का भत्ता, आदिवासियों के लिए गारंटी, व्यापारियों के लिए गारंटी देने की बात, रेड राज बंद करने की बात, वैट के पुराने एमनेस्टी स्कीम लाकर वैट के पुराने मुकदमे खत्म करने की बात है और रिफंड देने की बात है और मुफ्त और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। इन जो 5-6 कीस्टोन वादे अभी तक अरविंद केजरीवाल के सामने आए हैं, वो किन किन फलकों को संबोधित कर रहे हैं, किन किन ग्रुप्स को वो संबोधित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने? क्योंकि मैं यहाँ पे वोट बैंक कहने से शायद मुझे नहीं लगता है गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आप यूजुअली आप इसीलिए रैली और पॉलिटिक्स करते हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, तो आप वोट बैंक बनाते हैं और वोट बैंक को संबोधित करते हैं। तो किस वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं? जी, अगर आप सबसे पहले देखें तो मैं एक्चुअली गोपी जी ने भी कहा, गोपी बेन ने भी बताया कि पहली बार गोपी बेन ऐसे कहा जाता है क्या गुजरात में? नहीं, गुजरात में यहाँ पे अच्छा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बहन नहीं कहता है, बाकी सब कुछ भाई बहन पे ही चलता है। अच्छा, बेन आप ऐसे कह सकते हो, मैं ऐसे गोपी बेन या नूपुर बेन ऐसे कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स, वो एक रिस्पेक्ट देने की बात होती है। और बा कैसे कहते हैं? बा किस केस में कहते हैं? जो एल्डर्स हैं उनको दादी को कहते हैं। ओके। और ऐसे सौराष्ट्र में जैसे रीवा बा जाडेजा है, रविंद्र जाडेजा की वाइफ है, जो क्षत्रिय कम्युनिटी में रहता है, क्षत्रिय कम्युनिटी में बा का इस्तेमाल होता है। वो अगर छोटी बच्ची भी है तो उसके लिए भी बा शब्द का इस्तेमाल होगा, वो एक रिस्पेक्ट देने की बात होती है। अच्छा जी नूपुर, कुछ कह रही थी आप? तो मैं कह रही थी कि पहली बार 3 पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरने वाली है। तो जैसे अगर हम देखें पिछले चुनाव में भी 2017 में कभी भी गुजरात में इशू पे इलेक्शन उतना लड़ा नहीं गया है। इशू मतलब जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि काम, उस पे या मुद्दों पे नहीं लड़ा गया। जैसे पाटीदार आंदोलन था 2017 में, तो उसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी टक्कर लगी और कांग्रेस को काफ़ी उसका एडवांटेज मिल गया। तो जैसे ये सारे मुद्दों पर चुनाव लड़े गए हैं, बट ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इनके लिए गारंटी ला रहे हैं, उनके लिए गारंटी ला रहे हैं, तो जैसे उन्होंने गोपी बेन ने भी बताया कि ये जो लोअर मिडिल क्लास है गुजरात का, ये उनको टारगेट करने के लिए। अगर आप देखिए आदिवासी के लिए भी गारंटी है, तो गुजरात की आई थिंक 14 से 17% जो आबादी है वो ट्राइबल इसमें आती है, ओबीसी में आती है। तो छोटा उदयपुर में वहाँ पे गारंटी करी थी, तो बहुत सोच समझकर उन्होंने ये एरिया भी पिक किया कि कहाँ पे ये गारंटी अनाउंस करनी है। और जो शिक्षा का मुद्दा है, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी गुजरात में, तो मतलब स्कूल देखी है मैंने गुजरात में, वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये गुजरात के जो लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा काफ़ी बड़ा इशू है और लोग काफ़ी त्रस्त हैं इसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि ये सारे सेगमेंट्स के लिए आम आदमी पार्टी अपनी गारंटीज अनाउंस कर रही है। ओके महेश जी, मैं आपके पास आता हूं सर। इस पूरी बातचीत में बीजेपी को कितनी चिंता होनी चाहिए? क्योंकि ये जो मैं दिल्ली नोएडा में बैठ के सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पत्रकारों से खाली समय पे फ़ोन पर या ऐसे जितनी बातचीत होती है, मैं उसके आधार पर एक क्वेश्चन समझता हूँ या कोशिश करता हूँ ऐसी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल अभी मूल तौर पे वहाँ पर कांग्रेस को रिप्लेस करके
एक सेंटर स्थापित करना चाहते हैं कि अब वहां पे बीजेपी बनाम कांग्रेस वाला नहीं होगा, अब वहां पे बीजेपी बनाम आप वाला होगा। ठीक है, एक तो ये इस बात में कितना दम है, और दूसरा इस बात में इस बात की क्या संभावना है, या क्या किस तरह के फोरकास्ट देख सकते हैं हम आगे वाले समय में कि बीजेपी किस तरह से अपने कार्ड प्ले आउट करेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो 5-6 घोषणाएं हैं उनके सामने देखिए तो बीजेपी ने भी पुलिस कर्मियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने कुछ कुछ घोषणाएं, कुछ कुछ चीजें डिलीवर करने का वादा करना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के कार्ड कैसे प्ले आउट होंगे? गुजरात में अपना एंट्री ट्राई कर रहे हैं एंट्री लेने की। इससे बीजेपी काफी चिंतित दिख रही है, क्योंकि 3 महीने पहले जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी आए यहाँ पे और एक 2-3 स्कूल्स में गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में, एंड वहां से लाइव वीडियो किया कि देखिए गुजरात में ये स्कूल्स की स्थितियां क्या है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को खुद आना पड़ा गांधीनगर में, वहाँ जो एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एजुकेशन स्कूल्स मॉनिटरिंग के लिए बनाया है, वहाँ उसका इनॉग्रेशन किया। वहाँ से ही इंटरेक्टेड विथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और कहा कि दूसरे स्टेट्स भी यहाँ से सीख ले और ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए। दूसरा बात ये, जो आपने पुलिस का बात किया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ग्रेड पे देंगे पुलिस को, क्योंकि पुलिस का सैलरी जो गुजरात में है बहुत कम है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक अलाउंस इंक्रीज कर दिया पुलिस का। तो अभी तक जो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी फॉलोज दैट एजेंडा। इलेक्टोरली कितना अरविंद केजरीवाल को सीटें मिलेगी, कितने परसेंटेज वोट्स मिलेगा, ये अभी कोई देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज नो सर्टेनिटी। बट जो बीजेपी, अरविंद केजरीवाल की वजह से बीजेपी को अपना एक बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। जब भी आए ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की, बाद में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये रेवड़ी कल्चर है, बाद में ये जो गारंटियां शुरू की, तो उसकी वजह से जो भी अरविंद केजरीवाल करते हैं ट्राइबल्स के लिए हो या विमेन के लिए, तो बीजेपी को एक रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये दैट इटसेल्फ इज इट्स अ कंसिडरेबल अचीवमेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी, बिकॉज 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं था गुजरात में, बट एक फोर्स की तरह इमर्ज हो रही है। उसका मैंने पहले बताया कि इलेक्टोरली कितना होगा, सीटें मिलेगी, वोट परसेंटेज होगा, ये अभी कोई देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट। लेकिन आम आदमी पार्टी, बीजेपी को ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को एंट्री मिल गई, 2-4 सीटें भी मिली, तो ये बीजेपी के लिए जो एक उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्टन से पूरे देश में गुजरात, उसके लिए काफी सेटबैक होगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब बड़ौदा एंड पावागढ़ आए थे, बाद में उसने बीजेपी लीडर्स को बोला कि आप आम आदमी पार्टी को लाइटली मत लीजिए, बिकॉज कि पंजाब में 2017 में 18 सीटें थी आम आदमी पार्टी की, 2022 में वो 88 हो गई, 88 हो गई। तो आम आदमी पार्टी को आप लाइटली मत लीजिए। एंड उसकी वजह से देखिए प्राइम मिनिस्टर को एवरी मंथ 2-2 बार आना पड़ता है। बीजेपी का जो आप बोल रहे हैं, बीजेपी का जो ट्रम्प कार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज अदरवाइज गोपी ने बताया कि एक 27 इयर्स का एंटी इनकम्बेंसी है, लोकल लीडरशिप है नहीं, कोई फेस ऐसा नहीं है कि जो अपने आप वोट कैचर हो। सो बीजेपी का जो भी एक है वो प्राइम मिनिस्टर के मदार पे पूरा वो कर रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं। ओके, अब मेरा ये सवाल है, क्योंकि लोकल फेसेस की बात मैं अभी बिहार वाले सत्र में भी कर रहा था, और लोकल फेसेस की बात अब यहाँ पर भी आने लगी है। CR पाटिल, भूपेंद्र पटेल, ये ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है वहाँ पे संभाल रहे हैं बीजेपी को। तो क्या एक समय तक ये जो बातचीत होती थी कि बीजेपी के लिए PM मोदी नहीं तो कौन, एक जो चर्चा होती थी ना इस तरह की, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उनकी जो फेस कौन है उनके पास, इस तरह की बातें होती थी। तो क्या अब ये इस क्राइसिस को आम आदमी पार्टी समझने लगी है? क्या इस क्राइसिस को, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने इसको एड्रेस किया तो वहां पे उनकी सरकार बन गई, आप बिहार में देख ही रहे हैं, अब गुजरात में इस तरह की हो रही है, तो क्या अब इस क्राइसिस को आम आदमी पार्टी गुजरात में भुना रही है? इसकी कितनी संभावना है गोपी जी?
हाँ बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी को ये पता है कि गुजरात में जो लीडरशिप है, क्योंकि हमेशा आप देखिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल आते हैं तो हमला भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पे नहीं बोला जाता है, हमला बोला जाता है सीआर पाटिल पे, और सीआर पाटिल को लेकर सारे बयानबाजी होती है। और सीआर पाटिल भी अगर कुछ बोलते हैं, ठग महाठग वाले जो बयान आते हैं वो भी उसी के उसमें आते हैं और अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है। यानी यहाँ पे मामला सीआर पाटिल को वो सुपर सीएम बताते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि एक जो चेहरे की कमी, एक लीडरशिप की जो कमी है वो यहाँ पे होती है। मैं आपको बताऊं कि 2012 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में जाने की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर थे, तब हम लोग जब 2012 में डिबेट करते थे तब मैं ये जरूर कहती थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गुजरात से मुख्यमंत्री यहाँ से नरेंद्र मोदी चले जाएंगे तो हर किसी के लिए ये होगा, क्योंकि उनकी जो छवि है वो उतनी बड़ी उन्होंने बना दी है और एक वैक्यूम, लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और वो जगह पर कौन, क्योंकि सवाल ये है कि विकास मॉडल, विकास पुरुष, इस तरीके की उनकी छवि बनी हुई थी और 2014 में गुजरात का ही विकास मॉडल उन्होंने बताया था पूरे देश को, और उसी के आधार पर उन्होंने केंद्र में इलेक्शन जीता और वहां पे सत्ता में आए। अब आप देखिए यहाँ पे जो लीडरशिप की कमी है, अब 12 साल तक एक ही मुख्यमंत्री रहे और इन 8 सालों के भीतर कम से कम हम कह सकते हैं कि 3 मुख्यमंत्री बदल गए। अब सवाल ये आता है कि ऐसा चेहरा कौन जो लोगों को लगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब है, क्योंकि आज भी अगर चुनाव जीतना है बीजेपी को तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना पड़ता है, ना ही भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर ये चुनाव लड़ना पड़ता है। और उसी चीज का अरविंद केजरीवाल भी देखिए, अरविंद केजरीवाल भी वही हम कह सकते हैं कि वही चीज को यहाँ पे दोहराते हैं। वो जब भी गुजरात आते हैं तो वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, वो पंजाब मॉडल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप दिल्ली में हमने ये किया है, हम गुजरात में ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल को पूरे देश को बता रहे थे, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को गुजरात को दिखा रहे हैं। सत्ता में आने के लिए ये सारी कोशिशें चल रही, लेकिन अगर गुजरात में लीडरशिप की बात की जाए तो वो एक वैक्यूम जरूर है बीजेपी के लिए। और बीजेपी ऐसे एक चेहरे, क्योंकि बीजेपी को एक ऐसा चेहरा भी चाहिए जो लोगों के पास, लोगों को एक अपीलिंग चेहरा हो, क्योंकि विजय रूपानी जो यहाँ पे थे उनको बदलकर भूपेंद्र पटेल को लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका जो चेहरा है वो छवि जो प्रधानमंत्री के साथ जो कंपटीशन का चेहरा हम कह सकते हैं वो नहीं बन पाए। और शायद इसी चीज का फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी यहाँ पे गुजरात में लेती हुई दिख रही है। इसीलिए वो हमेशा जब भी यहाँ पे बोलते हैं तो ये कहते हैं कि सुपर सीएम सीआर पाटिल। हालांकि सीआर पाटिल जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष है। अच्छा नूपुर, ये कांग्रेस की जो इसमें पूरी हालत है, इस पूरी बहस में, मतलब अशोक गहलोत यहाँ पर ये हैं कि वो गुजरात में ऑब्जर्वर की तरह काम करें कि राजस्थान में अगले साल की तैयारी काम करें, और प्लस जो राजस्थान का अंदरूनी पार्टी का टसल बार बार सामने आता है, जो फांकें सामने आती हैं कि वो उसको एड्रेस करें। तो अभी कांग्रेस गुजरात में किस स्थिति में है? आम आदमी की पार्टी बात कर ली हमने बीजेपी की बात कर ली, कांग्रेस की क्या स्थिति है? जो अब इस पार्टी के पास लगभग हर मौकों पर यही रास्ता दिखता है कि वो ये कहते हैं कि हमने विकास यात्रा में हम कितने मौजूद रहे। अभी क्या स्थिति है उनकी, क्या लगता है? तो 2-3 चीजें हैं। जैसे 2017 के बाद जब बीजेपी को 99 सीटें आई थी, उसमें भी उसके बाद कांग्रेस के पास काफ़ी बड़ा मौका था कि 5 साल तक वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, संगठन पे काम कर सकती थी, ऑन द ग्राउंड काम कर सकती थी। पर मुझे लगता है कि जो अंदर ये मतलब पूरे देश को पता है कि जो अंदर उनका टसल होते रहता है या झगड़े होते रहते हैं। जैसे हाल ही में जो कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे, नरेश गंगाराम रावल और राजू भाई परमार जो थे, वो बीजेपी में चले गए हैं। और इनका कहने इनका रीज़न था बीजेपी कांग्रेस छोड़ने का कि जिग्नेश मेवानी को काफ़ी सेंटर स्टेज लाया गया था, जबकि उन्होंने ज़्यादा काम किया नहीं है पार्टी के लिए। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो बड़े बड़े नेता थे जो
फेस बन सकते थे कांग्रेस का, वो भी छोड़ के चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो यही सब चीजों में उलझे हुए हैं। और अभी हार्दिक पटेल छोड़ के गई थे कुछ समय पहले ही। जी, हार्दिक पटेल गए और उसके बाद तो कांग्रेस को कुछ सीखना चाहिए था। और हार्दिक पटेल की वो चिट्ठी की दिल्ली से आए नेताओं के वेज या चिकन बर्गर के लिए, चिकन सैंडविच के लिए चिंतित रहते हैं यहाँ के लोकल नेता, वो चिट्ठी बड़ी वायरल। जी, कुछ कह रही थी। मतलब ये पार्टी का जो ईगो मसाज का जो कल्चर है ना, मतलब बड़े बड़े लीडर्स का ईगो मसाज करो, उनको खुश रखो, उसकी वजह से जो उनका वोट बैंक बन सकता था उस पर काफी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और कांग्रेस ने दूसरी चीज भी शुरू करी है कि वो अब लोगों के पास जाएंगे, जो मैनिफेस्टो है वो तैयार करने के लिए लोगों को पूछने वाले हैं कि हम आपकी क्या तकलीफ है। पर मुझे लगता है कि ये सारा काम तो उनको पिछले 5 साल में करना चाहिए था, कि ये जो लोकल कनेक्ट था वो कांग्रेस बना ने नहीं कि आप ये कह रहे हैं। बना नहीं पाए। अच्छा महेश जी, जो केजरीवाल अब कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, ये चीज मतलब आप जब गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, इन 2 राज्यों के बारे में बात कीजिए जहां जिनके बारे में कहा जाता है, मतलब इकोनॉमिकली भी देखिए तो प्रोड्यूसर स्टेट कहे जाते हैं, कंज्यूमर स्टेट दूसरे हैं। तो ये राज्य उत्पादक हैं। तो इन राज्यों में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य सेवाओं, ऐसे वादे किस हद तक प्ले आउट हो सकते हैं, क्या लगता है आपको सर? तो फार्मर्स में उनका एक है कि फार्मर्स मानते हैं कि उसको फ्री बिजली मिलनी चाहिए एंड क्वालिटी पावर मिलना चाहिए। सो सेक्शन ऑफ फार्मर्स में उनका एक है कि वो फ्री, जहां तक फ्री शिक्षा की बात है, यहाँ पे क्या है कि गुजरात में सोशल इंडिकेटर्स में गुजरात का नंबर बहुत पीछे है। आपने बताया कि गुजरात एक प्रोड्यूसर स्टेट है, वेरी ह्यूज बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट फिर भी सोशल सेक्टर्स में गुजरात का नाम बहुत पीछे है। आप न्यूट्रिशन ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, और सारे मानक ले लीजिए, तो उसमें गुजरात एजुकेशन में सबसे पिछले 5 राज्यों में गुजरात की गिनती होती है। न्यूट्रिशन में भी गुजरात बहुत पीछे है, तो इट्स अ वेरी डेवलप्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिजनेस। तो एंड पहले बताया कि गुजरात की जो पॉपुलेशन में 15% ट्राइबल्स है, तो ये एक है कि रूरल एरियाज में शिक्षा, क्योंकि वहाँ प्राइवेट स्कूल्स होती नहीं है, वहाँ तो सबको गवर्नमेंट स्कूल में ही रखना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल्स का क्वालिटी बहुत लो है। तो उसकी वजह से एक है कि ये जो अगर केजरीवाल जो कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में एक क्यूरियोसिटी जरूर है कि भाई अगर वो आते हैं तो कुछ करना चाहते हैं। दिल्ली में उसने कुछ किया है। दिल्ली में जो केजरीवाल बोलते हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट में से उठा के वापस गवर्नमेंट स्कूल में बिठाना शुरू कर दिया, एडमिट करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पे भी एक क्यूरियोसिटी ये दोनों चीजों के लेके जरूर है। ओके। और एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है, जिसके बारे में भी गोपी जी बता रही थी, आप कितने सालों से बीजेपी सत्ता में है, वो फैक्टर आगे आने वाले चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि जो रीडिंग्स हैं हम लोगों की एज ए पत्रकार और एज अ जो हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस पे, न्यूज़ पे नज़र बनाए रखते हैं, कि एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में शायद उतने अच्छे से न प्ले आउट हो सके जब मतदान की और जनादेश की बारी आए। तो ये कितना प्ले आउट होने की संभावना रहती है? इस बार बीजेपी को इस एंटी इनकम्बेंसी का कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी पूरी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे जा रही है। पूरा जो कमांड है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी के बारे में ज्यादा बहुत चिंतित है, क्योंकि लोग लोकल गवर्नमेंट का जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, करप्शन के इश्यूज है, वो सब भूल के एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट देते हैं। एंड वो ट्रेंड इस इलेक्शन में भी बरकरार रहेगा। ओके। गोपी जी, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया 15 अगस्त की शाम रात को, कि रिमिशन पॉलिसी जो आई उसके बाद जो डिसीजन लिया गया, और ये चीज़ें अभी कितनी ज़मीन पे और कितनी ज़्यादा पोलराइजिंग दिख रही हैं, या इसके दिखने की कितनी संभावना है? क्योंकि जब वो बाहर ही आते हैं, और बाहर आना एक अलग न्यूज़ है, और बाहर आने के साथ उनका अभिनंदन किया जाना विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो खबरें आई हैं,
उनका अभिनंदन किया जाना, मालाएं पहना जाना, टीका लगा जाना, उसके बाद जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, राहुल गांधी और तमाम लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं और बिल्किस बानो स्टेटमेंट जारी कर रही हैं, ये चीज़ें कितनी ज़रूरी और कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इक्वेशंस के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है इस समय, क्या लगता है आपको मैम? देखिए, हम लोग ये कहते हैं, जब हम जर्नलिस्ट सारे मिलते हैं तब हम लोगों की बातचीत में ये मुद्दा जरूर आता है कि बीजेपी इस बार कुछ ऐसा करेगी जो हिंदू वोटों को जगा दे, क्योंकि 2002 से अगर आप देखें तो हिंदू जो है और खास करके गुजरात जो है वो बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है। और यहाँ पे बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके के पॉलिटिकल और हम कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कर सकती है। तो वैसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये उसी दिन के विजुअल्स है 15 अगस्त को, जब वहां से जो 11 अक्यूज है जो बाहर आए और उस वक्त उनको जेल मुक्त किया गया और डीएसपी दफ्तर पे ले जाया गया। सामने ही डीएसपी दफ्तर है, वहां पे गए। आई एम सॉरी गोपी जी, वो एक्यूज नहीं हुए, तो कन्विक्टेड हो गए। बिल्कुल कन्विक्टेड है, दोषी है, गुनहगार हम कहेंगे उनको। और गुनहगारों को डीएसपी दफ्तर पे ले जाया गया, हार मालाएं पहनाई गई, फूलों का हार पहनाया गया, मिठाई खिलाई गई। और ये सारी चीजों को लेकर जिस तरीके से, क्योंकि अब देखिए गुजरात सरकार जो है वो इस मामले पे किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। गुजरात सरकार से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में भी बीजेपी के 2 एमएलए है, जिसमें सीके राहुल जी जो गोधरा के लोकल एमएलए है वो भी इस कमेटी में थे, और सुमन चौहान जो कि कालोल की विधायक है वो भी इस कमेटी में थी। जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर 2 सदस्य लिए गए वो दोनों ही बीजेपी के वहां पे पदाधिकारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरे मामले में सरकार, हम ये जरूर कहते हैं कि ये एक पूरा हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कह सकते हैं सरकार की ओर से, कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो भावना है कि जो लोग जेल के अंदर गए थे उन लोगों को एक बार फिर सरकार की मदद से जेल मुक्त करवा दिया गया है। तो एक जो मैसेज है वो मैसेज देने की हम कोशिश इसे जरूर कहेंगे, क्योंकि सरकार का किसी भी तरीके का बयान नहीं आया है। कमेटी को कल जब सीके राहुल जी से मेरी बात हो रही थी तो सीके राहुल जी ये कह रहे हैं कि उनके अच्छे चाल चलन की वजह से उनको रिहा किया गया है। हालांकि आनंदीबेन पटेल की जब यहाँ पे सरकार थी और 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 में ही उनके जरिए एक नोटिफिकेशन लाया गया था और उसमें कहा गया था कि अगर महिला रिलेटेड कोई कानून है तो उस कानून के तहत उनको उम्र कैद यानी जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहना रहता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से उनको बाहर लाया गया, जेल मुक्त किया गया। सरकार ने जो एक पूरी कमेटी बनाई गई थी, जेल की कमेटी थी, उसमें भी बीजेपी के लोग थे। सवाल विपक्ष के जरिए उठाए जा रहे हैं और अब जो है सरकार जवाब नहीं दे रहे हैं अभी, कुछ भी नहीं बोल जी। क्योंकि हाँ, मैंने कुछ पत्रकारों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि अब सब साइलेंट हैं। वीएचपी वाले जो माला पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे, वो लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक्यूज भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, सॉरी कन्विक्टेड जो अपराधी हैं ये भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, और बाकी सरकारी तंत्र की तरफ से भी कोई सामने या पार्टी की तरफ से कोई इस पर बात करने नहीं आ रहा है। तो और 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि एक तो एक अपडेट आया था कि जो 10 मेंबर थे ये जेल कमेटी के, और ये जो जेल कमेटी होती है वो जेल में जो बिहेवियर होता है ये सारे दोषियों का, उनको ऑब्जर्व करती है। तो एक तो ये थोड़ा बायस्ड पर्सपेक्टिव हो गया कि उसमें 10 जो लोग थे वो सारे सरकारी एम्प्लॉयज़ थे और उसमें से 5 बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ एक तो हो गई कि इसको हम कैसे मान ले कि ये एक्चुअली अनबायस्ड ओपिनियन है। और दूसरा ये था, हाँ, इस पर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि कैसे अनबायस हो गया भाई ये। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो बॉम्बे ट्रायल कोर्ट था उनका ओपिनियन था उसको बाईपास करके जेल कमेटी का डिसीजन जो है उसको माना गया। जबकि जो कोर्ट होता है दैट शुड बी द फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर एंड नॉट लाइक अ जेल कमेटी। तो ये दोनों चीजें हैं जो काफी मतलब हमें कहती है कि मतलब ये सही नहीं है। गोपी जी, तो मतलब क्या इस पोलराइजेशन जिसकी आप बात कर रही हैं, क्या ये वहीं जाके बात कनेक्ट होती है जो हम जिस पे हम
बीजेपी की उत्कंठा की बात कर रहे हैं, बीजेपी की ईगरनेस की बात कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का दखल ज़्यादा है, चीज़ें संभालना है, ठीक है, इधर जा सकते हैं, तो क्या इस तरफ चीज़ें जाती दिख रही हैं? इस दिशा में ये थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा अगर आप मामला देखेंगे और आप इसका टाइमिंग देखिए, 15 अगस्त को रिलीज किया गया, चुनाव को महज 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, और वो भी बिल्किस बानो जैसे केस में जहां पे रेप, हत्या और दंगे, ये चारों आरोप लगे। सीबीआई जैसी एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन किया, मुंबई सीबीआई कोर्ट के जरिए इस मामले में फैसला सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कमेटी बनी। हालांकि जो विपक्ष है, क्योंकि आज कांग्रेस ने भी इस मामले में खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस ने भी ये कहा है कि जब तक बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस इस मामले में लड़ती रहेगी, क्योंकि निर्भया का जब वो बलात्कार वाला मामला हुआ तो निर्भया में कानून में बदलाव किया गया और उसी के बाद ये कहा गया कि महिला के साथ किसी भी तरीके का अगर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए जो सजा होती है वो उम्र कैद के में जीवन के आखिरी सांस तक होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, आप देखिए सरकार किस तरीके से, क्योंकि ये अकेला ऐसा मामला नहीं था, गोधरा ट्रेन का पूरा मामला हुआ या गुलबर्गा सोसाइटी का मामला हुआ या फिर बिल्किस बानो का ये पूरा मामला हुआ। बिल्किस बानो के केस में ही क्यों इस तरीके से किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पूरा माहौल जो है, एक पूरी चीज को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है सरकार के जरिए। ये इस तरीके का फिलहाल जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ है, वो यही मानते हैं कि ये पूरा एक पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि गुजरात के अंदर जो चीजें, जो विकास की बातें, जो कोविड में हुआ, लोग इतने सारे मर गए, अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे थे, लोग उसको भूले और हिंदू वोटर्स जो है वो ये कहे कि जो हिंदू जेल के अंदर बंद थे उसको किस तरीके से सरकार ने बाहर निकाला। शायद क्योंकि इस पूरे मामले पे वो सरकार की ओर से अगर ये लीगलाइज किया हुआ है, अगर ये चीज सही, ठीक है, सटीक है, तो सरकार क्यों इस पे बयान देने से बच रही है? सरकार क्यों कमेटी को नहीं कह रही और है इसको लेकर दूसरी पार्टी थोड़ी हमलावर हैं इसको लेके कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पॉलिटिक्स का एक केंद्र बन गया ये घटना भी वहां। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी जो गुजरात में इस बार चुनाव लड़ने जा रही है उसका एक बयान नहीं आया। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी जो निर्भया मामले को लेकर सवाल खड़े करती थी, वो आम आदमी पार्टी गुजरात में बिल्किस का जो मामला हुआ है, पिछले लगातार 4 दिनों से हम आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी बयान अब तक बिल्किस के मामले में सामने नहीं आया है। क्या लगता है नूपुर, आगे आने कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में कैसे प्ले आउट होगा घटनाक्रम गुजरात का? लास्ट कमेंट। मुझे लगता है कि अब बीजेपी ने भी जोर शोर से सब तैयारी एकदम और भी बढ़ा दी है और आम आदमी पार्टी, जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, वो भी अभी हर हफ्ते गुजरात जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये और बढ़ने वाला है। मतलब पता है, मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली है ये फाइट, ये जो इलेक्शन की फाइट है। बट ओवरऑल लगता है कि बीजेपी जो अपना मेजॉरिटी है वो बना के रखेगी। पर मुझे लगता है कि क्योंकि अभी एंटी इनकम्बेंसी की जो हम बात कर रहे थे वो गुजरात में उतनी ज़्यादा दिखती नहीं है जी, और ऑपोजिशन की कमी की वजह से बीजेपी को पूरा फायदा, या है भी तो अपोजिशन या दूसरी पार्टी उसको भुना नहीं पा रही इन टर्म्स ऑफ वोट जी। चलिए, तो नेता नगरी में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दूसरे विषयों पर और दूसरे मसलों पर बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा।